वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 जो कि उत्तराखंड की वेबसाइट पर भी अपलोड है। तो इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं। ये गणित का प्रश्न पत्र है मैथ्स का। टोटल इसमें होंगे 27 क्वेश्चंस। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उस प्रश्न में प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए होंगे और सही विकल्प ही आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आप इसको शॉर्ट में सॉल्व करके केवल सही विकल्प ही लिखें, इससे आपका समय भी बचेगा। अनावश्यक इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक एक एक नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें आपको थोड़ी सी वर्किंग देनी पड़ सकती है, ये कोई फॉर्मूला हल्का सा अप्लाई करना पड़ सकता है। प्रश्न संख्या 10 से 16 तक 2 अंकों के प्रश्न हैं। इसमें भी आपको प्रॉपर उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 17 से 21 तक 4 अंक के प्रश्न हैं, जिसमें आपको अच्छे तरीके से प्रश्न को एक्सप्लेन करके, अगर उसमें चित्र है तो चित्र बनाना पड़ेगा और उसको अच्छे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 22 से और 27 तक 5 अंक के प्रश्न हैं। तो 5 नंबर के प्रश्नों को आपको थॉरोली अज्यूम करके, फिगर बना करके तरीके से दिखाना पड़ेगा, तभी आपको पूरे 5 अंक प्राप्त हो पाएंगे। इसमें बीच बीच में कुछ प्रश्नों में आपको अथवा करके विकल्प दिए गए होंगे, तो वो आपको उस प्रश्न में ही पता चल जाएगा। तो 2 विकल्पों में से आपको एक एक प्रश्न हल करना पड़ेगा। अब हम जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है P/Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी। बच्चों यहाँ पे नहीं शब्द ले दिया है, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिख लेते हैं। तो नहीं होगी, कब नहीं होगी? जबकि यहाँ पर PQ कोई पूर्णांक है, ये नहीं, ये है, जबकि Q इज इक्वल टू 0। तो ये इसका सही आंसर है, Q इज इक्वल टू 0। हर में बच्चों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो बच्चों शून्यकों के गुणनफल का सीधा सा फॉर्मूला है, शून्यकों का गुणनफल C/A होता है। इसमें देखिए तीसरा ग जो खंड है AP -3 का 11वां पद है। तो बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? AN वाला। तो A यहाँ पे दे रखा आपको -3, ये दे रखा है, और D आप प्रथम में से दूसरा घटाएं, चाहे तीसरे में से दूसरा घटाएं। तो यहाँ पर आपको देख के ही लग रहा है कि 2 में से -1/2 को माइनस करना बहुत ही आसान है। तो 2 -1/2 दैट इज़ 2 + 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 5/2। तो आपका D हो जाएगा 5/2 और A आपको यहाँ पर दिख ही रहा है -3 और N यहाँ पर आपको दिख रहा है 11। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AN = A + n - 1 × D। A की जगह -3, n की जगह 11 - 1 × D की जगह 5/2। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको इधर रख कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा A11 = -3 और +11 - 1 को हम लिख देंगे 10 × 5/2। अब 2 से हम 10 को कैंसिल कर लेंगे, तो -3 + 5 × 5 दैट इज़ -3 + 25, और 25 में से 3 चला गया तो आंसर आ जाएगा 22। तो सही ऑप्शन है हमारा 22, सेकेंड ऑप्शन। तो आप केवल सेकेंड 22 लिख सकते हैं। यदि θ = 60 तो sec थीटा का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमारा सही आंसर, हम केवल 2 को टिक कर देंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए cos का सहारा ले रही हूँ। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -1 और 3 हैं तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो इसमें प्लस प्लस होते हैं। द्वितीय जो चतुर्थांश होता है इसमें x तो होता है नेगेटिव और y होता है पॉजिटिव, तो इसमें माइनस और प्लस होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में x होता है नेगेटिव और y भी होता है नेगेटिव, तो इसमें माइनस माइनस होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में
एक्स तो होता है पॉजिटिव और वाई जो नीचे की तरफ चलता है वो चलता है नेगेटिव। तो माइनस प्लस है, तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश इसका सही आंसर होगा। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ सेकंड ऑप्शन द्वितीय चतुर्थांश लिख देने हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ च पार्ट की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। बच्चों प्रश्न को केयरफुली पढ़ना, नहीं हो सकती है तो प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सभी त्रिभुज समबाहु होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, सबकी शक्लें एक जैसी आएंगी, आकार में वो छोटे बड़े हो सकते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो मूलों की प्रकृति बराबर और वास्तविक होती है। इसमें हमने सेकंड को केवल टिक करना है। कॉस ए को सेक ए के पदों में लिखिए, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec a। तो बस सिर्फ यही लिखना है हमको। किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा 1। एक बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा P से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बच्चों पहले हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक सर्कल है, ये कोई बिंदु है P, स्पर्श रेखा की लंबाई वो 24 दे रहा है और इससे केंद्र की लंबाई वो 25 दे रहा है। हमने इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो हमको पता है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके 625 इज इक्वल टू 7 5 24 गुणा की 24 576 होता है प्लस आर स्क्वायर। अब 576 को LHS में बुला देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर और आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो इसकी पूरी वर्किंग आपको देनी पड़ेगी। मूल बिंदु से एक बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। इसको आप मेंशन करेंगे x1 y1 और इसको करेंगे x2 y2। तो दो बिंदुओं की दूरी जो होती है, दूरी बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 - 1 यहीं पे कर देते हैं। तो x1 की जगह आप भर देंगे 0, y1 की जगह भर देंगे 1। यहाँ 0 यहाँ 1, तो हमारे पास आ जाएगा √0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। दैट इज 0 - 1 बच्चों -1 होगा और -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा √1 + 1 दैट इज √2। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो बच्चों जल्दबाजी में क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। समांतर माने एक दूसरे के पैरेलल। तो एक वृत्त बना सकते हैं आप, और एक ये दो ही इसकी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, केवल आप 2 लिख सकते हैं। किसी PE, यदि PE इज इक्वल टू 0.05 है तो P नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो P नहीं को हम दिखाते हैं PE बार से, और ये हो जाएगा 1 - 0.05। इसको आप आराम से 1.00 - 0.05 करके आराम से घटाइए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ रह गया 0, 0 में से 0 गया 0। इत्मीनान से आप उधार लेकर के आराम से घटाइए। तो इसका आंसर आ गया 0.95। 5 पैसा है बच्चों, ये 100 1 रुपये में से 5 पैसा गया तो आ जाएगा 0.95। इस AP का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे A ये है, N दे रखा है आपको 10, A दे रखा है आपको 8, और D जो होगा आपको होगा 3 - 8। 3 - 8 दैट इज इक्वल टू -5। तो आपका फॉर्मूला वही लगेगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D। ध्यान रखिएगा D माइनस में है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D। तो A की जगह 3 था, N की जगह 10 था, -1 और यहाँ -5 है। तो 3
प्लस इसको सॉल्व करिए, 10 में से 1 गया 9 इंटू -5 है बच्चों, माइनस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 3 + 9 5 जा प्लस माइनस का -45, तो 45 में से 3 गया 42। एक सेकेंड में ए देख लूँ, सॉरी बच्चों ए यहाँ पे 8 है, सॉरी ए यहाँ पर 8 है। मैं क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करती हूँ। a = 8, d = -5, n = 10। an = a + n - 1 × d, तो n मीन्स 10, तो a10 = a की जगह 8 हो जाएगा प्लस 10 - 1 × -5, 8 + 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 × -5, तो ये हो जाएगा हमारा 8 - 45। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 8 - 45, दैट इज इक्वल टू -37। अगला क्वेश्चन है पी एक्स के लिए y = px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों शून्यक उसे कहते हैं ये कर्व कितनी बार y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, x एक्सिस को काटता है, सॉरी ये जो कर्व है x एक्स को कितनी जगहों पे काट रहा है, तो एक यहाँ पे काट रहा है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, तो कुल कितने पॉइंट हो गए 4, तो इसके कुल शून्यक कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो आप केवल 4 भी लिख सकते हैं। द्विघात के शून्यक ज्ञात कीजिए, इसके लिए बच्चों स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स आपको करने पड़ेंगे। x² 10 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ करके तो 7 आ जाए और गुणा करके 10 आ जाए, जोड़ करके जो क्या जाए 7 और गुणा करके कितना आ जाए 10, तो हम ऐसे करेंगे 5 × 2 = 10 और 5 + 2 = 7, तो x² + 7 को हमने लिख दिया 5 + 2x और +10, तो x² + 7 को लिख देंगे हम 5x + 2x और +10। हमने यही क्वेश्चन लिखा है, ये x² ये है, ये 10 ये है, और 7x के हमने 2 टुकड़े कर दिए 5x और 2x, बाकी हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है। अब हमने इसमें एक कुछ कॉमन लेना है, तो आपको दिख रहा होगा क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 पावर थी x की, एक बाहर चला गया तो अंदर कौन बचा 1, यहाँ पे 5x था, x हमने ये कॉमन ले लिया बाहर पे, तो अंदर कौन बच गया हमारे पास केवल 5, ये ब्रैकेट क्लोज होगी, प्लस इन दोनों में आप ध्यान से देखिए किस संख्या का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, दोनों में 2 हमने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया x, 2 से हमने 10 को डिवाइड किया तो कितना आया 5, अब x + 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगी और x + 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगी, तो एक बार क्या करेंगे हम x + 5 = 0 यानी x = -5, और दूसरी बार हम करेंगे x + 2 = 0, तो x हो जाएगा -2, इसके 2 शून्य आ जाएंगे, x = -5 और x = -2। इसको आप बच्चों पॉज करके कॉपी में खुद से सॉल्व कीजिए। 11वां क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में, ये इसमें थेल्स थ्योरम लग रही बच्चों, डी ई जो है इसके पैरेलल है, दोनों के दोनों समांतर हैं, तो जब किसी त्रिभुज में आधार के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो AD/DA = AE/EC होता है, तो हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा करके सॉल्व कर। तो बच्चों थेल्स की जो प्रमेय है, थेल्स की प्रमेय कहती है ये वाला पार्ट AD/DB is equal to AE/EC, तो यहाँ पर AE/ इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है 2/3, और हमको EC की वैल्यू, नीचे वाले पार्ट की वैल्यू दे रखी है 6, तो EC की जगह हमको दे रखा है 6, ऊपर वाला हम AE मान लेते हैं, तो AE/6, अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 3AE
इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। तो ए ई इज इक्वल टू 12/3, तो कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स, तो ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इस तरीके से हम सिंपल कैलकुलेशन करके, और आप सीधे भी इसको डबल कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पूरे प्रॉपर तरीके से लिखना ही पड़ेगा कि थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और फिर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, एच सी एफ ऑफ 306 एंड 357 इज इक्वल टू 9, एलसीएम ऑफ 306 एंड 357 क्या होगा। तो वी हैव अ फॉर्मूला एलसीएम इंटू एच सी एफ, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल A इंटू बी सपोज। तो A इंटू बी कितना है 306 इंटू 5, एक सेकेंड नंबर देख लें, 5657। संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, लॉसा गुणा मसा इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। तो लॉसा हमको दे रखा है, निकालना है, मसा हमको 9 दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। तो 306 और 657 का मसा 9 दे रखा है। तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 5657 अपॉन 9। तो आप इसको, क्योंकि 9 इसका क्या है HCF है, तो 9 से श्योरली कैंसिल होगा। तो 9 1 9, 9 3 27, 3 बचा 36, 9 4 36। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए बच्चों आपको लेटर सपोज करना पड़ेगा कि ये √3 क्या है, अपरिमेय नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो एक्स को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी, जहाँ a और b कोई सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य माने जो एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते, पूर्णांक हैं, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये शर्त बच्चों हमको देनी ही पड़ेगी। अब b 0 नहीं है तो हमने क्या रख दिया, √3 इज इक्वल टू a अपॉन बी कर दिया। तो दोनों की तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि 3 को अपॉन में ले जाएंगे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। इसका क्या अर्थ है, a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाजित है। इसका अर्थ है कि क्योंकि a स्क्वायर, क्योंकि हमने लिखा ना अभी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3, इसका मतलब a स्क्वायर में 3 से भाग दे करके हमारा आंसर b स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि a स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो जब a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी a स्क्वायर 3 से विभाजित लिख लीजिएगा है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। तो a क्या हो गया, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि a 3 से विभाजित है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, a जब 3 से विभाजित कोई संख्या है तो a क्या होगी, 3 का जब उसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो a 3 का कोई मल्टीपल होगी, 3 का कोई पहाड़ा होगी। तो माना a इज इक्वल टू 3c, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर। अभी हमने शुरू में जब माना था √3 इज इक्वल टू a अपॉन बी माना था, फिर हमने स्क्वायर करा था, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माना था। ये हमने क्वेश्चन 1 करा था। a की जगह पे हमने अभी मान दिया 9c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन 3। 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3c स्क्वायर। अब इस पे आप ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 3c स्क्वायर। इस पे ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब मैं 3 को अपॉन में लाती हूँ तो बी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अतः बी स्क्वायर में 3 से भाग देने पर मुझे सी स्क्वायर कोई संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब बी स्क्वायर 3 से विभाजित है। बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः बी भी 3 से विभाजित होगा। बच्चों ये प्रमेय है, विभाजित होगा। अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि ए 3 से विभाजित है, अब हमने कह दिया बी 3 से विभाजित है, अतः 3a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और हमने जो शुरू में माना था कि a अपॉन बी क्या है, सहअभाज्य हैं, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः √3 को a अपॉन बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब √3 इज नॉट इक्वल टू a अपॉन बी तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चों आपको प्रॉपर स्टेप में ही इसको करना ही पड़ेगा। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो आपको इसको तर्क देना पड़ेगा कि 4 की पावर n, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n। तो इकाई स्थान पर 0 होने के लिए 2 × 5 गुणनखंड आवश्यक हैं। अतः आवश्यक हैं, अतः 4 की पावर n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता है। बच्चों आप अच्छी राइटिंग में धीरे धीरे लिखेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए जल्दी करना पड़ता है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 364, बच्चों ये मिसप्रिंट है, 365 हो। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्रमागत शब्द के अंदर, तो माना 2 क्रमागत संख्याएं क्या हैं, x और x + 1 है। अब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ 365 है। ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि 2 क्रमागत संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग जो है वो 365 है। तो मान लो एक क्रमागत संख्या x है और दूसरी x + 1 है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 365। तो इसको सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर प्लस इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल देंगे, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 1 प्लस 2ab की जगह x × 1x, उसका डबल 2x इज इक्वल टू 365। अब x स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और 360 को इधर बुला देंगे, -365 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 364 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 2x
-364 इज इक्वल टू 0। अभी डबल लग रही है, हर एक टर्म को डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 को ऐसे स्प्लिट करिए कि 1 आ जाए, जोड़ या घटा के 1 आ जाए, गुणा करके 182 आ जाए। इसका सबसे आसान तरीका बच्चों होता है 182 के फैक्टर्स करके 2 पेयर बना लीजिए। 182 291 13 7 7 1, तो ये हो जाएगी 14 और 13। तो इस 1 को हम कर लेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। अब ये इजीली इसमें x कॉमन आ जाएगा और इसमें 13 कॉमन आ जाएगा, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी में 21 पौधे हैं, तीसरी में 19 गुलाब के पौधे हैं, अंतिम में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो ये हमको एक एपी मिल गई है और हमको इसको क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना। तो ए हमारा हो जाएगा 23, फिर दूसरा पहला पद हो जाएगा 23, दूसरा हो जाएगा 21, तीसरा हो जाएगा 19 और लास्ट वाला हो जाएगा 5। तो मैं आपको एपी बना के दिखा देती हूँ। 23, 21, 19 डॉट 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 5। तो इसमें हम ए की जगह रखेंगे 23, डी की जगह रखेंगे -2, डी की जगह रखेंगे -2 और ए एन हमारा हो जाएगा 5। अब हम करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब आप इसमें वैल्यू रख करके ए एन की वैल्यू, ए एन की जगह 5 रख देंगे। यहाँ पे ए एन की जगह है, ये जो ए एन हमको दे रखा है इधर हमारा 5 आ जाएगा, ए की जगह 23 आ जाएगा, एन हमने निकालना है और डी की जगह -2। तो आप इसको सॉल्व करके आराम से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। चलो इसको करवा देते हैं, जगह नहीं है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह बच्चों 5 हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा 23 था, एन माइनस 1 और डी हमारा -2 था। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसको घटा मत देना। 23 को इधर बुला लीजिए LHS में, तो 5 माइनस 23 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2। तो 5 में से 23 गया, तो -18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2। अभी 2 बच्चों गुणा हो रखा है तो इसको हम अपॉन में ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, n माइनस 1 को यहीं छोड़ देते हैं, 2 को -2 को ले जाएंगे अपॉन में। तो हमारे पास बचेगा -18 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1। -18 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 आ जाएगा। 2 9 जा 18, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1 को इधर बुला लो, 10 इज इक्वल टू n। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। इसको दूसरी तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 5 रख दिया, ए की जगह 23 रख दिया, प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह -2। इसको मैं सेकंड मेथड से सिखा रही हूँ। 23 को तो इधर बुलाना ही पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा -18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2। अब मैं -2 से इसको मल्टीप्लाई करके खोल दे रही हूँ ब्रैकेट को। -18 इज इक्वल टू -2n और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +2। अब हम क्या करेंगे, 2 को RHS से LHS में बुला देंगे, 2 को यहाँ बुला देंगे। क्या था हमारा इक्वेशन, इसको जरा नोट करिए। -18 इज इक्वल टू -2n + 2, -18 इज इक्वल टू -2n + 2। 2 को इधर बुला दीजिए, -20 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 गुणा में ना अपॉन में चला जाएगा, कट करके क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 10। इस तरीके से आपने दोनों मेथड से इसको
सॉल्व कर लिया। बाकी के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर, गुड बाय। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स।